हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीट एग्ज़ाम से संबंधित लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेप 2020 आपका जोड़ा गया है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आज हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में छपने लायक सवाल है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलेंगे। तो जो भी विद्यार्थी रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों में आपके ये टॉपिक जोड़ा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इससे संबंधित हम आज ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आप देखिए। पहला सवाल है, NEP की फुल फॉर्म क्या है? तो नेप की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी, या फिर आपका हो जाएगा नेशनल एग्ज़ाम पॉलिसी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नेप की फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या हो जाएगा आपका? तो ये 5+3+4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 5+3+3+4। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नई शिक्षा नीति 2020 में क्या नाम दिया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? मानव संसाधन मंत्रालय, नया शिक्षा मंत्रालय, विकास मंत्रालय, या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया है। अगला सवाल देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो नई शिक्षा नीति 2020 जो आपकी है, उसमें पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसे दोस्तों फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है नई शिक्षा नीति में? तो ये आपको फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? तो कौशल विकास पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से शुरू होगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 10, या फिर कक्षा 12। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कौशल विकास पाठ्यक्रम आपका कक्षा 6 से शुरू होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से आपका कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू होगा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक उसको पढ़ाया जाना चाहिए? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, या फिर कक्षा 6 तक? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा 5 हो जाएगा। कक्षा 5 तक उसको मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये सवाल अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, हाल ही में नेप को कब संशोधित किया गया था? तो नेप को कब संशोधित किया गया, ये यहाँ पर पूछा गया है। 2010, 2014, 2009, या फिर 2020। तो नेप को कब संशोधित किया गया? 2020 में संशोधित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, नेप 2020 कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो नेप 2020 जो है दोस्तों, ये आपके कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? पहली, दूसरी, तीसरी, या फिर 5वीं? तो ये आपकी तीसरी हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी तीसरी हो जाएगी। भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है? तो भारत में अब तक 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। एक तो आपकी 1968 में आई थी, फिर दूसरी आपकी दोस्तों 1986 में आई, फिर आपकी 2020 में आई। ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 शिक्षा नीति जारी हो चुकी है, 1968, 1986 और 2020। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो नेप 2020 जो है ये आपकी तीसरी हो जाएगी। आगे देखिए, भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है? तो नई शिक्षा नीति कितने वर्षों के बाद लागू हुई है दोस्तों? 1986 के बाद ये आपकी 2020 में लागू हुई है। तो कितने वर्षों के बाद लागू हुई है? तो ये आपकी दोस्तों 34, 36, 38, या फिर 40। तो घटा के देख लीजिए आप, कितना हो जाएगा? 34 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 34 वर्ष बाद आपकी नई शिक्षा नीति लागू हुई है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? तो व्यावसायिक कक्षाएं जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कब से शुरू होगी दोस्तों? कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 10, या फिर कक्षा 12 से?
तो व्यावसायिक कक्षाएं जो है आपकी ये कब से शुरू होगी आपकी, तो दोस्तों ये आपकी कक्षा 6 से शुरू होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा और ये अच्छा सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेप 2020 के अनुसार व्यावसायिक कक्षाएं आपकी कक्षा 6 से शुरू होगी। अगला सवाल देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। तो नई शिक्षा नीति 2020 में ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम है जिसको समाप्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप पहला ऑप्शन देखिए DLED, ELED, बीएड और आपकी एमफिल और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर एमफिल जो है दोस्तों इसको समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, एमफिल को यहाँ पर समाप्त किया गया है। आगे देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। तो कितने वर्षों के अध्ययन के बाद आपको डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा नेप 2020 के अनुसार, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो दोस्तों 2 वर्ष के अध्ययन के बाद आपको डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार डिप्लोमा आपको 2 वर्ष की अध्ययन के बाद प्रदान किया जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या आवश्यक है। तो PhD करने के लिए क्या आवश्यक है नई शिक्षा नीति के अनुसार, तो 4 साल की स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। 4 साल की स्नातक डिग्री अगर आपके पास है तो आप PhD कर सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। तो PhD करने के लिए 4 साल की स्नातक डिग्री आपके पास आवश्यक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो शिक्षा शब्द जो है दोस्तों ये आपका किस भाषा से लिया गया है, यूनानी, अंग्रेजी, जर्मन या फिर लैटिन। अच्छा सवाल है। तो शिक्षा शब्द जो है दोस्तों ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसके द्वारा तैयार की गई है, कोठारी समिति, के कस्तूरी रंजन समिति, SR रंगनाथन समिति या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा तैयार की गई है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा के कस्तूरी रंजन समिति, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी 2020 वाली, ये किसके द्वारा तैयार की गई है, के कस्तूरी रंजन समिति के द्वारा तैयार की गई है। नेप 2020 के अध्यक्ष कौन हैं। तो नेप 2020 के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी, दौलत सिंह कोठारी, SR रंगनाथन या डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे आपके, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, GDP का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। तो GDP का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति नेप 2020 में खर्च किया जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो लगभग 6% जो है दोस्तों वो केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है, इसका सही अनुक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। तो ये 4 चरण जो है दोस्तों इनका अनुक्रम यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए क्या आंसर यहाँ पर आपका होगा, मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण या फिर माध्यमिक चरण, या फिर आपका प्रारंभिक चरण, फिर मूलभूत, फिर मध्य, फिर आपका माध्यमिक। फिर सबसे पहले यहाँ पर मूलभूत, मध्य, प्रारंभिक, माध्यमिक, और यहाँ पर मूलभूत, उच्चतर, मध्य और प्रारंभिक। क्या आंसर होगा यहाँ पर। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले मूलभूत चरण आपका आएगा, फिर आपका प्रारंभिक चरण है, फिर आपका मध्य चरण, फिर आपका माध्यमिक चरण। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और फिर आपका आ जाएगा माध्यमिक चरण। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है। तो छात्र और शिक्षक का अनुपात यहाँ पर पूछा गया है 30:1, 25:1, 35:1 या फिर 40:1। तो छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, छात्रों का अनुपात तो 30 हो जाएगा, शिक्षक का अनुपात 1 हो जाएगा। तो 30:1 हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र आपका किसके लिए बनाया जाएगा, शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ये बच्चों के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा, तो बच्चों के लिए बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है जिसका नाम क्या है। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है छात्रों के लिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। दीक्षा परख, NPS या फिर NCERT। तो
तो यहाँ पर परख इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है जिसका नाम क्या हो जाएगा आपका, तो इसका नाम आपका परख हो जाएगा। और ये परख इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में पी का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर पूछा गया है परख जो है दोस्तों, इसमें पी का क्या अर्थ है ये पूछा गया है। परफॉर्मेंस, पॉलिसी, प्रॉब्लम या प्रोडक्शन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर पी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, परफॉर्मेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय मूल्यांकन में जोड़ा गया है आपका परख। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है, तो दीक्षा पोर्टल जो है दोस्तों ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने के लिए आपका दीक्षा पोर्टल संचित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना दीक्षा पोर्टल का उद्देश्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कथन यहाँ पर प्रस्तावित है, अभी सवाल को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर निकलेगा। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, यहाँ पर प्रस्तावित पूछा गया है दोस्तों। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। इसके अलावा देखिए, द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो इसका आंसर आपका आराम से निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, ये इसका प्रस्तावित कथन हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। ठीक है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है। तो आकलन के क्या उद्देश्य हैं, चार कथन यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़कर आपको आंसर बताना है। पहला कथन देखिए, सीखने की स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करता है। तो ये कथन तो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, ये कथन आपका सही है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, ये कथन भी आपका सही है। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, तो ये कथन भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट गलत होते ही ये भी गया आपका, ये भी गया और ये भी गया, सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है आपकी, ये क्या सिफारिश करती है। एक भाषावाद, बहुभाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण या फिर मूल्यांकन का मानकीकरण। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है आपकी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये बहुभाषावाद को प्रमोट करती है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। तो प्रस्तावित बदलाव यहाँ पर पूछे गए हैं। मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना है, बहुभाषिकता से कठोरता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हो जाएगा आपका मानकीकरण से लचीलापन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय मेरु शब्द का विस्तृत रूप क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय मेरु शब्द का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो मेरु का अर्थ हो जाएगा दोस्तों मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है। तो परख जो हमने देखा दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा वो यहाँ पर पूछा गया है। इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो परख का उद्देश्य हो जाएगा मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चार ऑप्शन पढ़ोगे आप तो आपका आंसर आराम से निकल के आएगा दोस्तों। मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना जो है ये परख का उद्देश्य है। आगे देखिए, नेप 2020 के अनुसार एबीसी क्या है। तो एबीसी क्या है दोस्तों, तो एबीसी की पहले आप फुल फॉर्म देख लीजिए। एबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एबीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो एबीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा नेप 2020 के अनुसार एबीसी क्या है आपका, शिक्षा बैंक क्रेडिट है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है। तो प्री स्कूल 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली आपकी क्या हो जाएगी, बाल वाटिका, बाल विकास, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी। तो ये बाल वाटिका हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्या हो जाएगी, बाल वाटिका हो जाएगी। अगला सवाल देखिए,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? तो न्यूनतम स्तर का उल्लेख आपका प्री स्कूल, प्राथमिक, प्री स्कूल और प्राथमिक और माध्यमिक। तो ये किस में हो जाएगा? बेसिक का सवाल है, तो ये प्राथमिक में हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलापों के अवसर दिए जाने की बात करती है? तो शुरुआत में किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? घर में की जा सकने वाली गृह आधारित, विषय आधारित, मूल्यांकन केंद्रित या फिर सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। तो इसका आंसर आपको देखते पता लग रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? तो ये अभी हम देख चुके हैं, 5+3+3+4। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5+3+3+4 ये नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है। अगला सवाल देखिए, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसे होने चाहिए आपके? तो दोस्तों, परीक्षाओं पर केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, संलग्न और संदर्भित हो या मानकीकृत व एकरूपी हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? संलग्न और संदर्भित हो। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन आपका प्रस्तावित है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो कथन पढ़िए, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। तो यहाँ पर प्रस्तावित पूछा गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। अगला देखिए, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी गलत है। सर्वप्रथम बच्चों को अंग्रेजी भाषा नहीं सिखा सकते आप, प्रथम भाषा आपकी अंग्रेजी नहीं हो सकती है। बाल विद्यालयों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा घर की भाषा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मातृभाषा घर की भाषा। ये आपको ध्यान रखना है। अब अंतिम सवाल देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके नेप से संबंधित हमने लगभग 40 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इसका एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जिसमें भी हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।